जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेबिट क्रेडिट इक्वल अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम मिड टर्म का सिलेबस जरा एक दफ़ा डिस्कस कर लें। और बल्कि मैं लिख देता हूँ सारा ना यहाँ पे, और ये पिक उतार के ना इसकी तो व्हाट्सएप में भी ज़रा सेंड कर दीजिएगा। दूसरी बात, क्लास का टाइम अनाउंस हो गया, ग्रुप में मैसेज आपने देख लिया होगा, 9:30 से 11 o'clock। ठीक है, 9:30 से 11 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। 6 डेज अ वीक होगी, पूरा वीक इंशाल्लाह चलती रहेगी। उसका भी प्लान चेकआउट कर लेंगे अभी। अच्छा, ये टाइम आपको सूट करता है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ऑडिट की क्लास होती 10 से 11, तो वो नेक्स्ट वीक में तो नहीं होगी ना? नेक्स्ट वीक में सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, मिड टर्म वीक की, तो उसमें तो क्लासेस ऑफ है ना कि ऑडिट की क्लास होनी है। पेपर का टाइम क्लैश नहीं होगा तो पेपर का टाइम क्लैश होता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, रिवीजन क्लासेस की बात हो रही है। पेपर आपका कितने बजे हुआ करेगा? 9 बजे से 12:15 बजे तक। तो 9 बजे से 12:15 बजे तक, तो अगर 12:30 रखें तो फिर ठीक है। लेकिन जो ऑफिस वाले लोग हैं वो तो फिर भी नहीं अटेंड कर सकेंगे ना। अच्छा, अगर 12:30 रखते हैं तो जुम्मे वाले दिन क्या करेंगे? उस दिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, जुम्मे वाले दिन तो फिर मसला हो जाएगा। चलें, अभी देखता हूँ मैं, अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको थोड़ा लेट अगर कर लिया जाए। शाम को नहीं हो सकता, जुम्मे को टेस्ट नहीं है। वो सिर्फ एक सैटरडे का दिन था जिस दिन शाम में क्लास हो जाती थी, बाकी दिनों में नहीं हो सकती। ठीक है। अली साहब कह रहे हैं सवाल है, पूछें। रिवीजन क्लासेस का मतलब ही रिवीजन है, तो रिवीजन में तो नया टॉपिक कभी नहीं होता ना। तो हम सैटरडे तक जो पढ़ेंगे खत्म, उसके बाद जो है वो फिर 17 और 7 24 को जब क्लास शुरू होगी फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगले वीक में तो सिर्फ पुराने टॉपिक्स, अभी बताने लगा हूं कौन से टॉपिक, जो मिड से पहले वाले टॉपिक हैं वो रिवाइज होंगे बस। अच्छा जी, एक सवाल है, सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं। सवाल अली साहब ने पूछा है, वो कहते हैं डज इंटर कंपनी सेल परचेज एलिमिनेशंस इफेक्ट एनसीआई शेयर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? नो, नहीं चेंज, नहीं इफेक्ट होता। इफ नॉट देन व्हाई सच कैलकुलेशंस आर डन? उन्होंने कहा नहीं होता तो फिर क्यों उस हमने ये कर दिया। फर्दर माय क्वेश्चन इज दैट since intercompany sales and purchases are eliminated, then why provision for unrealized profit OS sale, अच्छा, over sale is charged. Point is that that amount has already been deducted as intercompany sale purchase. शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा जी, तो अली शाह सर कहते हैं एक सवाल है, IFR 16 का पैक क्वेश्चन नंबर 8 का एक पॉइंट है, अभी पूछ लूं ग्रुप में? नहीं,
जो टॉपिक पढ़ लिए उनके सवाल नहीं वो बाकियों ने किया नहीं होगा, वो डिस्टर्ब होंगे, तो वो जो है वो आप ग्रुप में डाल लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें पूछें, उसमें आपको जो है वो बच्चे जवाब देंगे, नहीं तो फिर बता दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले अली साहब के सवाल को देखते हैं। अली साहब ने कहा कि सेल लिखी हुई है और कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहां से अगर हमने माइनस किया 9000 तो इधर से भी माइनस कर दिया 9000, तो जीपी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बात आपकी, ना भी माइनस करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, आपके सवाल का सबसे पहला तो जवाब ये है कि अगर हम कोई भी एडजस्टमेंट ना करें, बैलेंस शीट दोनों की पकड़ें और जमा करके सारा कुछ लिख दें, तो बैलेंस शीट तो डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाएगा, एसेट और लायबिलिटीज। इसी तरह प्रॉफिट लॉस पकड़ें, सारा जमा करके लिख दें, बराबर आ जाएगा। तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो फिर खाली जमा करना थी, वो तो बंदा 5वीं क्लास से बच्चे को कह फट कैलकुलेटर जमा करके दिखा दे। एडजस्टमेंट्स करनी है, इसलिए टॉपिक आपके सिलेबस में है, एडजस्टमेंट्स करनी है, इसलिए भी 25 नंबर का सवाल आएगा। तो हुई ना रेलेवेंट बात। अगर एडजस्टमेंट ही कोई ना करनी है, फिर तो सवाल ही कोई ना आए, फिर जरूरत ही नहीं, खाली कैलकुलेटर तुम फड़ा के कहे आई कैप कह लो फड़ा जमा कर दो, तो फिर तो मस्त फायदा ही कोई ना हुआ ना। अच्छा जी, चले, तो इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब अगर ना करें, करते क्यों है वो भी बताता हूं, और अगर ना करें तो फर्क क्या पड़ेगा। नहीं करेंगे तो एक नंबर जो इसका होगा वो आपको नहीं मिलेगा, बस एक नंबर कट हो जाएगा, 1 मार्क। एक नंबर तो होगा ना कम से कम, वो कम हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट आपका वही रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिगर गलत आएगी, ये फिगर गलत आएगी, तो 1 नंबर 1.5 नंबर जो है वो आपका कट जाएगा, उसमें भी नुकसान हो गया। अब लॉजिकल बात सही करते हैं। जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो हम कहते हैं ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। ग्रुप का मतलब है एक एंटिटी, इसको वन एंटिटी समझिए आप, सबको इकट्ठा करके। होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, 7 सब्सिडी, हम तो सिर्फ एक सब्सिडी कर रहे हैं, 4 सब्सिडीज, 5 सब्सिडीज होती हैं, उन सबको ऐड इकट्ठा करते हैं। तो आप उसको एज वन एंटिटी कंसिडर करें और इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। तो जब हम उसको एक एंटिटी कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर अपने आप नु सेल ते अपने आप को परचेज से नहीं ना होएगी, बता दें मुझे। नहीं होगी ना अली साहब, लिखनी भी नहीं चाहिए, इसलिए हम सेल परचेज दोनों को माइनस कर देते हैं। इसी तरह हमने कहा इंटर कंपनी रिसीवेबल पेबल हो वो भी निकाल दें, ठीक है। डिविडेंड रिसीवेबल पेबल हो वो भी एलिमिनेट कर दें, अपने आप नहीं देना, अपने आप को नहीं लेना, वो सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये माइनस कर दिया हमने। हमने जब सेल और परचेज में से माइनस किया तो सेल का इफेक्ट भी निकल गया, परचेज का भी निकल गया। लेकिन सीजीएस में क्लोजिंग स्टॉक तो लिखा हुआ है ना, परचेज में से अमाउंट निकाल दी, क्लोजिंग स्टॉक में तो पड़ी हुई है ना अमाउंट, वो तो नहीं ना निकल गई। परचेज में अमाउंट अलहदा पड़ी है, क्लोजिंग स्टॉक में अलहदा पड़ी है, स्टॉक वो है जो बच गया। तो जब हमने परचेज में से निकाला तो परचेज तो कम हो गई, लेकिन स्टॉक तो उसी तरह पड़ा हुआ है। तो स्टॉक चाहे होल्डिंग के पास पड़ा है चाहे सब्सिडी के पास, स्टॉक तो स्टॉक है, पड़ा हुआ है, पड़ा रहे, लेकिन वो कॉस्ट से ऊपर गया हुआ है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक में से निकाल लें। जब हम स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे तो जाहिर है सीजीएस ऐप बढ़ जाएगी, तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट अलग है, सेल परचेज को एलिमिनेट करना अलग है। सेल परचेज को एलिमिनेट करने से स्टॉक तो उसी तरह रहेगा ना, स्टॉक तो पहले से लिखा हुआ है, वो तो खत्म नहीं हुआ ना। क्यों अली साहब? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी की एडजस्टमेंट है। हाँ जी, एनआरवी तो है ही नहीं ना दी हुई, कॉस्ट से ऊपर चला गया स्टॉक। हमने जब एडजस्टमेंट ये डिस्कस की थी बैलेंस शीट पढ़ते हुए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ते हुए, तो हमने यही कहा था कि स्टॉक जो है वो कॉस्ट से ऊपर चला गया। हम तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का रूल अप्लाई करते हैं, कॉस्ट से ऊपर तो कभी नहीं जाना चाहिए। तो अभी तो हम उसको वापस कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं। अगर एनआरवी हो तो वो तो अलग से वो भी एडजस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। वो एक सवाल में हमने किया था स्टॉक का भी, मेरा ख्याल है, जिसमें स्टॉक का बताया हुआ था कि डाउनवर्ड है, तो हमने किया था, ठीक हो गई थी बात। चलें जी। अच्छा जी, अब हम जरा सिलेबस डिस्कस कर लें मिड का। अब आप मुझे जरा काइंडली तरतीब से टॉपिक बताएं कि मिड तक हमने जो पढ़े किस तरतीब से, वो क्या है। हाँ जी, बिफोर मिड टर्म,
मैं बाद में लिखूंगा बिफोर मिड टर्म, आप पहले मुझे जरा टॉपिक सारे लिखवा दें। जी, हमने शुरू किया था IS1 सबसे पहले, फाइनल अकाउंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। उस पे हमने फॉर्मेट पे कंसंट्रेट किया था, एडजस्टमेंट्स नहीं की थी हमने, ठीक है। हमने जो है वो उसका फॉर्मेट पढ़ा, उसके आइटम्स देखे, फॉर्मेट एंड इंट्रोडक्शन। ये था विदाउट एडजस्टमेंट्स। अभी हमने फाइनल अकाउंट पढ़ना है एक दफा, ठीक है। तो इसलिए फाइनल अकाउंट का टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ, लेकिन वो इसलिए पढ़ना जरूरी था कि बार बार हर टॉपिक में डिस्क्लोजर्स की बात आती है, तो हमें पता हो फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, तो वही फॉर्मेट जो हमने पढ़ा वो इसमें सारा अप्लाई हो रहा है। सबसे पहला ये था टॉपिक। फिर हमने पढ़ा था IS 16, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड विद डिस्क्लोजर्स। सवाल आ सकता है क्योंकि वो है ना, पिछले में से पूछा जा सकता है, 8 नंबर का सवाल। डिस्क्लोजर्स इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा था। और ये पढ़ा किस पर्पस के लिए था? एक तो IS 16, दूसरा फॉर द पर्पस ऑफ IS 38। IS 38 में भी तो सेम ही डिस्क्लोजर थे और उसमें रीवैल्यूएशन भी थी इंटेंजिबल का, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन मकसद ये था इसका कि IS 38 की बातें भी इसमें सारी कवर हो गई। लें जी, ये एक्चुअली मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को ग्रुप में शायद, और क्लास के स्टूडेंट उनको इशू है कि सिलेबस क्या है, क्या आना है, तो एक दफ़ा ज़रा डिटेल से डिस्कस हो जाए। फिर हमने पढ़ा IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक। फिर हमने पढ़ा जी IS 38 के बाद क्या पढ़ा? IFRS 16 पढ़ा, शाबाश। लीज का, फिर IS 10 एंड 37 पढ़ा, इवेंट्स एंड प्रोविजंस एटसेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा एथिक्स, मेरा ख्याल है एथिक्स पढ़ा, और एथिक्स जो है वो हमने पढ़ लिया था मिड से पहले यहां तक। और मिड के बाद तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, 2 टॉपिक सिर्फ पढ़े, छोटे छोटे, वो भी IFRS 9 और कंसोलिडेशन। IFRS 9 था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक। और कंसोलिडेटेड SOFP, फिर SOCI और एसोसिएट भी हम पढ़ लेंगे। ये सारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट, IS 1 कंपनी फाइनल अकाउंट, फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, IS 16, IS 38, IFRS 16 लीज का, IS 10 एंड 37 इवेंट्स एंड प्रोविजंस एटसेट्रा, एथिक्स पढ़ा, ठीक है। और फिर IFRS 9 पढ़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। उसके बाद पढ़ा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOCI आजकल हम पढ़ रहे हैं, और एसोसिएट भी पढ़ लेंगे हम। अच्छा जी, इसकी जरा पिक अच्छी सी उतार लें, या टाइप करके कोई बंदा ग्रुप में सेंड कर दे। सही, तो कौन सा आप ग्रुप में सेंड कर रहे हैं? हाँ जी, टाइप करके या इसी तरह पिक उतार के, जैसे भी है। चलें जी, अब इसके बाद ये जो सिलेबस है ना वो ये है, ठीक है। ये सिलेबस हमने डिस्कस किया। अब हम अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्लास हमारी होगी पूरा वीक, उसमें क्या काम करेंगे। ये इतने की पिक उतार लें, खत्म। अब इसके बाद जो चीजें हैं वो पिक में उनकी जरूरत नहीं है, वो अलहदा से एक पिक बना के आप वो भी प्लान शेयर कर सकते हैं। सिलेबस की ये पिक हो गई,
अच्छा जी, मोहसिन साहब बता रहे हैं कि ये 60 से 65% जो है ना सिलेबस का है अप्रॉक्सीमेट। एक्चुअली हमने जो पढ़ा है ना वो डिफरेंट पोर्शन में से हमने चीज़ें पढ़ी हैं, तो सिलेबस भी मैं कोशिश करूंगा कल परसों ना इधर डिस्प्ले करके ना, तो वो भी एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर दूँ आप। अच्छा जी, अब बात करते हैं मिड से पहले क्या पढ़ा। ये हमने पढ़ लिया मिड से पहले, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये लीजेस पढ़ लिया, 10 एंड 37 पढ़ लिया और एथिक्स पढ़ लिया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमने बाद में पढ़ा था। जी, हम स्टार्ट करेंगे IS 16 से, रिवैल्यूएशन से, मंडे का दिन, ठीक है। ट्यूसडे को बात करेंगे IS 38 पे, ठीक हो गया। IS 16 मंडे को और ट्यूसडे को IS 38 पे। फिर हम 2 दिन रखेंगे वेडनेसडे और थर्सडे किसके लिए, लीज के लिए। इवेंट्स एंड प्रोविजंस के लिए जो है वो हमारा टाइम होगा फ्राइडे एंड सैटरडे, 2 दिन का। और सैटरडे को ही हम जो है वो एथिक्स भी जो है वो देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि एथिक्स में अगर पहले जिसने पढ़ा हुआ है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसको जस्ट 15-20 मिनट या आधे घंटे में गो थ्रू कर लेंगे, तो वो भी जो है वो हम इंशाल्लाह इसमें देख लेंगे। तो ये कुछ मेरा प्लान है। कंपनी फाइनल अकाउंट की जरूरत नहीं है, वो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो उन्होंने तो पूरा फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है, तो फॉर्मेट का उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ जी, इसमें ये होगा कि जब मैं इसको कैसे करूँगा, इसमें जो है वो कुछ स्ट्रैटेजी इस तरह होती है मेरी कि सबसे पहले क्लास शुरू होगी तो बच्चों से पूछूंगा बताएं आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे लिस्ट डाउन कर लूंगा पूछ के, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब वो पॉइंट्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं देखूंगा उनको किस तरतीब से डिस्कस करना है। कुछ चीज़ें होंगी जो बीच में नहीं लिखी होंगी, मेरे ख्याल में चाहिए होंगी, तो मैं उसकी एक तरतीब बना के ना उसको एक नंबरिंग 1 2 3 दे के तो वो तरतीब से सारे पॉइंट डिस्कस कर दूंगा। और अगर किसी का कोई पॉइंट ना हुआ तो फिर मैं अपनी मर्जी से उसकी रिवीजन करा दूंगा। तो ये होता है तरीका जो मैं ऑप्ट किया करता हूँ। IS 16 डिलीट हो गया, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका रिवैल्यूएशन IS 16 का नहीं तो IS 38 का कर लेंगे। सिर्फ वो नाम ही है ना कि टेंजिबल एसेट की जगह इंटेंजिबल लिख लें, वरना अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन सारी वही चीज़ें हैं, चाहे IS 16 हो चाहे IS 38 हो, ठीक है। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, आप उसको 16 को 38 कर लें, ठीक हुई बात। चलें जी, इसमें बेसिकली मकसद क्या था करवाने का, वो ये था कि IS 16 FR1 में पढ़ लेते हैं लेकिन उसके डिस्क्लोजर्स नहीं पढ़ते, रिवैल्यूएशन पढ़ा होता है उसके डिस्क्लोजर्स नहीं किए होते, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो इस वजह से वो रिवैल्यूएशन भी थोड़ी सी डिस्कस करके साथ फिर उसके डिस्क्लोजर सारे आ जाते हैं और वही सारे डिस्क्लोजर IS 38 में चले जाते हैं। ये चूंकि मिसिंग था इसलिए करवा रहे हैं। और इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं, IS 23 है बोरिंग कॉस्ट, IS 36 है इम्पेयरमेंट, वो FR2 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देखें तो उस पर कुछ टाइम एलोकेट किया हुआ है कि उसका कुछ जो है ना वो ब्रीफ सा कोई 1-2 सवाल जो है ना वो हम उसके ज़रूर कर लेंगे ताकि वो चीज़ें मिसिंग ना रह जाएं, वो चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कवर कर लें और उसकी एप्लीकेशन किसी सवाल में आ जाए तो हम वो कर सकें, इस मकसद के लिए, ठीक हुई बात। जैसे हम रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर पढ़ेंगे, IS 16 तो नहीं है, फाइनल काउंट का सवाल आ जाए उसमें डिस्क्लोजर बनाना पड़ जाए, रिवैल्यूएशन की हो तो जाहिर करना पड़ेगा और सवाल हैं ऐसे, तो इस मकसद के लिए उसको जो है वो कर रहे हैं। रिवीजन क्लासेस में टॉपिक्स को समराइज कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे ही होता है कि टॉपिक जो है उसके पॉइंट्स आप बताएंगे ये हैं, कुछ मेरे ज़हन में होंगे, वो सारे मैं एक तरतीब से डिस्कस कर दूंगा, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे छोटी छोटी एग्जांपल भी साथ करवा दूंगा। और फिर कोई पर्टिकुलर सवाल हो आपका कि ये वाला सवाल उसमें ये पॉइंट, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मसलन वो सवाल है फलाने सवाल में ये वाला पॉइंट, तो वो सवाल खोलेंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल तो हैं, तो वो सवाल भी साथ ही डिस्कस हो जाएगा, उसका वो पॉइंट निकाल के डिस्कस कर लेंगे। अगर उस दिन ना हुआ तो नेक्स्ट डे पे उसको कर लेंगे कि बाकी लोग भी कर रहे हैं, राइट जनाब। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कंसोलिडेशन की कोई रिवीजन नहीं, बाकी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। अच्छा जी, उमर साहब कहते हैं IFRS 9 जो है IFRS से रीड करें
और बता दें कितना पोर्शन रीड करें, जितना हमारी पैक की किताब में दिया हुआ बस उतना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और जब आप पैक की किताब उठाएं तो उसमें साथ पैरा नंबर दिए होते हैं कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड का ये पैरा नंबर है, तो वो इसीलिए दिए होते हैं कि आप ये वहाँ पे मार्क कर लें। तो जितना पैक की किताब में दिया बस उतना आप ओरिजिनल IFRS में मार्क कर लें, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक में, किसी भी स्टैंडर्ड में, काफ़ी है इतना। क्लियर जी? ले जनाब, तो हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया मिड का, और मिड का पैटर्न तो आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि पैटर्न कैसे होगा। उसमें MCQs भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ए पार्ट होगा 35 मार्क्स का, बी पार्ट होगा 65 का, वो सारा आपको बताया हुआ है। सिलेबस के ये टॉपिक सारे आ गए। और जो हमने अब ये जो प्लान है ना हमारा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये प्लान भी ज़रा उसमें शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो फिर चल रहे होंगे। क्लास का देख लेते हैं कि अगर 2 बजे के करीब कुछ मुमकिन है तो फिर MCQs की समझ नहीं आ रही कैसे होगा, पेपर में होंगे तो लग पता जाएगा, ठीक है। लेकिन आप मिड के बाद आएंगे ना तो इंशाल्लाह ये मिड के वीक में कुछ काम हमने करना है, बैठ के सब टीचर्स की मीटिंग हुई थी तो कुछ हम MCQs पे काम कर रहे हैं, तो वो जो फिर आउटकम होगी ना वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ MCQs जो है ना वो आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। एसोसिएट मिड के सिलेबस में आएगा जी, बिल्कुल आएगा। MCQs में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग लीव्स और फाइनेंस लीव्स वो क्या होती है लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस पर MCQ डाल दिया जाए, ठीक है। हर टॉपिक से आ सकते हैं, बल्कि जितने टॉपिक सिलेबस में है ना इन सब में से MCQs डाल दिए जाएंगे पेपर में, तकरीबन डाल गए, ठीक है। 35 नंबर का होगा ना तो उसमें MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स तो शायद चंद एक हो, MCQ जरूर होंगे, ठीक है। तो जितने टॉपिक पढ़े, तो इसलिए अब आप फिलहाल मिड दें, और वो ये नहीं है कि उसमें 30 नंबर के सारे MCQs ही आ जाएंगे, 35 के ज़ाहिर सवाल भी हैं, तो अभी ये हो सकता है कि जो उसमें MCQs डाले हैं वो सारे मैं आपको करवा दूं, ये अच्छा नहीं है, 10 नंबर से पक्के हो जाना, ठीक है। तो एक्चुअली उस पर काम हो रहा है अभी, तो वो फिर आपको ना अभी फौरन मिल नहीं सकेंगे, ठीक है। अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो मैं जो है वो फिर आपको कुछ शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि ये वीक फुली पैक जा रहा है, तो अगले वीक में ही टाइम मिलना है। तो क्योंकि MCQs ऐसे होने चाहिए जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि उससे मजीद जो है वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के उनको जो है वो करना पड़ता है। तो लेकिन आपको इंशाल्लाह मिलेंगे ज़रूर, अभी नहीं मिले तो मिड के बाद जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, LMS पे ना आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ले जनाब, अब वापस आ जाते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पे। सवाल आपको दिए थे कल, कौन कौन से? अच्छा जी, MCQs कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे या कैलकुलेशन होंगे? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एक सिनेरियो आपको दिया हो, उसमें कैलकुलेशंस आप करके आपको 4 जवाब दिए और बताया, आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है बता दें, तो आप कैलकुलेट करके जवाब निकाल के फिर बताएं जी इसका ये जवाब है। ऐसे भी होते हैं MCQs, और उस पर एक MCQ नहीं, एक सिनेरियो दिया हो, फिगर्स दी हो और उसके नीचे 3 MCQs दिए हो। हाँ जी, 4.6 अभी करते हैं जी, 4.6 निकाल लेते हैं और उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बैंक, चैप्टर नंबर 4, और उसका पहला पॉइंट, हाँ जी ये पॉइंट था पहला, सिर्फ इसमें ही मसला है ना। Cow included in Shkeel Limited's property at the date of acquisition was a leasehold property recorded at its depreciated historical cost of 4 लाख रुपए। उसको 4 लाख पे लिखा हुआ है। Leasehold had been sublet for its remaining life of only 4 years at an annual rental of 80,000 रुपए per payable in advance on 1 April each year.
The directors of Hassan Limited are of the opinion that the fair value of this leasehold is best reflected by the present value of its future cash flows. वो कहते हैं इसकी फेयर वैल्यू देखनी है तो इसकी फेयर वैल्यू जो है वो आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लें। अब आप देखिए ये एन्युटी है, ठीक है, ये 80,000 रुपया क्या है, ये एन्युटी। आगे वो बता रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट बता दिया कि ये 10% है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर 10% कैन बी टेकन एज 2.4 और 3.2। लेकिन वो कह रहा है एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर। हमारे पास कितने साल हैं टोटल, 4 साल, लेकिन हम एंड ऑफ ईयर पे नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, स्टार्ट ऑफ ईयर पे। तो हम फिर कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, 3 वाला फैक्टर यूज करें या 4 वाला करें। हाँ जी, सवाल ये है कि 3 वाला फैक्टर यूज किया जाए या 4 वाला यूज किया जाए। 3 वाला यूज किया जाए और पहला 80,000 जो है उसको वैसे ही जमा कर लिया जाए, क्योंकि जो स्टार्ट पे 80,000 है वो तो डाउन पेमेंट है, वो वैसे ही आ जाएगी। अभी इसका सोल्यूशन भी निकाल के देख लेते हैं कि उसमें कैसे किया, ऐसे ही किया होगा। ये देखें, ये पहला रेंटल 80,000 रुपया। आपको याद होगा जब डाउन पेमेंट होती है तो हम डाउन पेमेंट एज इट इज ले लेते हैं और उसके बाद फिर एन जो 4 था उसको एक कम कर देते हैं, एन 3 रह गया, तो एन 3 पे ये फैक्टर है 2.5, ये एन्युटी फैक्टर है 2.5। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं खुद से। आप कहें 80,000 जमा 80,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.10। आप अगर करके देखेंगे तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा इसका जवाब जो है वो यही निकलता है 2.5। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, बस ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, 279 आता है, जो भी जवाब आ जाए। ये 280 निकाला हुआ है यहाँ पे, चलो वो एक का फर्क, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कैरिंग वैल्यू दी हुई है 400। अब हमने डाउनवर्ड जाना है, डाउनवर्ड। तो ये आप देखें फेयर वैल्यू रिडक्शन ऑफ लीज होल्ड लैंड, डाउनवर्ड जाएंगे 120। हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नेट एसेट्स में डाला करते थे प्लस में, यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डालेंगे माइनस में और एसेट में से भी 120 माइनस कर देंगे, बस आगे उसी तरह काम चलेगा। और जब हमने कहा कि 120 से एसेट डाउन चला गया, 4 साल लाइफ है, 120 को 4 पे डिवाइड करें 30 पर एनम, डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस हो जाएगी। 120 से एसेट डाउन गया और 120 डिवाइडेड बाय 4, 4 पे डिवाइड करें 30 से क्या होगा, रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस हो जाएगी। जी जनाब बताएं, बस ये इतना सा पॉइंट था कि उसमें प्रेजेंट वैल्यू इन्वॉल्व हो गई, फेयर वैल्यू आ गई, आगे सारा काम वैसे ही है जैसे हम पहले करते थे। हाँ जी ओके, ठीक है बात। बाकी सवाल में मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगा, यही एक पॉइंट था। बाकी तो उसी तरह सारी चीज़ें हैं, जो कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, कोई फेयर वैल्यू है, इंटेंजिबल एसेट है, वगैरह वगैरह जो भी है। ले जी वापस आते हैं। हाँ जी, और कोई पॉइंट तो नहीं, बंद कर दूं इसको। ले जी, क्वेश्चन नंबर था 134 और 4.6 था, 4.6 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ जी, जिन लोगों को मसला है वो बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई पॉइंट, कोई इशू? हाँ जी
रिकॉर्डिंग शॉर्डिंग सब ओके? हाँ, आप बताइएगा, आवाज़ वगैरह बोर्ड सब कुछ ओके है? अच्छा जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर, हाँ जी ठीक है, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि अगर यूआरपी आ रहा हो और पी ने सेल की गुड्स, तो एस को एसोसिए में पी के प्रॉफिट से क्यों लेस नहीं किया जाता, जबकि एस के प्रॉफिट से तो करते हैं अगर वो सेल कर रहा हो। जब हमने एनसीआई का हिस्सा ठीक निकाल दिया तो फिर हमें एतबार करना चाहिए कि पेरेंट का हिस्सा ठीक निकल आया। अगर हम पेरेंट की भी कैलकुलेशन करनी शुरू कर देंगे तो काम लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन तो उसकी भी हो सकती है, आप करके तसल्ली कर लें, आप करके तसल्ली कर लें, देख लें, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो पी को चली जानी है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा सवाल दोबारा पढ़ता हूँ कि अगर यूआरपी आ रहा हो तो और पी ने सेल की हो, तो एसओसीआई में पी के प्रॉफिट से क्यों लेस नहीं किया जाता। जो यूआरपी होता है वो तो जब हमने एनसीआई की कैलकुलेशन में नहीं लिया तो वो तो सारा पी को चार्ज हो गया खुद ब खुद, ठीक है। कौन से सवाल में है वहां पे करके देख लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे मुश्किल में पढ़ने की। हाँ जी, सवाल नंबर 3 बताएं। सवाल नंबर 3 ठीक हो गया? हाँ जी, अली शोधा साहब, आपने जनरल सवाल पूछा है, लेकिन ऐसा हो जाता है खुद ब खुद। जब हमने एनसीआई की कैलकुलेशन में अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस नहीं किया तो इसका मतलब है अनरियलाइज प्रॉफिट सारा पी को चार्ज हो गया, ठीक है। पी को चार्ज हो जाएगा। आप पी का प्रॉफिट पकड़े, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करके देखें और जो एस से शेयर आ रहा है वो जमा करके देखें, देखें जो पेरेंट का हिस्सा उसके बराबर आएगा। हाँ जी, सवाल नंबर 3 फिर ओके है। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। ये सवाल आपने कर लिए हैं ना सारे कि नहीं? हाँ जी, क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब हम बात करते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट की। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, पांच भी कर लिया, 5 मैंने दिया था। एडवांस में किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट बाय पी या एस, जिससे मर्जी बेचो। दो काम करने हैं। क्या काम करना है? रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। जब रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो इसका मतलब है अदर इनकम में से माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। दूसरी बात डेप्रिसिएशन है। अगर उस पर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो रिवर्सल ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, और अगर शॉर्ट डेप्रिसिएशन है तो फिर चार्ज करनी है शॉर्ट डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। कुछ भी हो सकता है केस, ज्यादातर यही होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो एक्स्ट्रा लग गई। बल्कि इसके साथ एक और भी बात लिख लेते हैं कि अगर लॉस हो तो सारी बातें पूरी हो जाएंगी। रिवर्सल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर लॉस होगा सेल ऑफ एसेट पे तो वेडमन एक्सपेंसेस में पड़ा होगा, वेडमन में से माइनस कर देंगे। ये सारे काम हमने पहले किए हुए हैं। इसी तरह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है तो वो डेप्रिसिएशन कहाँ लगी होगी? एडमिन एक्सपेंसेस में या सीजीएस में, तो एडमिन एक्सपेंसेस में माइनस कर देंगे। और अगर डेप्रिसिएशन कम लगी हुई है तो फिर उसे एडमिन एक्सपेंसेस में लगा देंगे, जमा कर देंगे। बताएं जनाब, कोई इसमें मुश्किल बात है? किसी ने भी बेचा हो, चाहे पी ने बेचा चाहे एस ने बेचा। हाँ, एक बात और इसके साथ एडिशनल कि इफ
एसेट इज सोल्ड बाय एस, अगर एस ने बेचा हो तो फिर क्या करेंगे, बोथ प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन विल बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई शेयर। फिर एनसीआई शेयर जो है, एनसीआई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एस। ठीक हो गई बात, कोई मुश्किल बात तो नहीं। पहले भी हमने किया कि अगर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो वो एनसीआई की कैलकुलेशन में आ जाएगा। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट बाय पी और एस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लो जनाब, सवाल नंबर 5 देखें तो पी ने एक्वायर किया 85% और उसके बाद जो है वो ओवर वैल्यू हो गया, ये सारा कर दिया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, फेयर वैल्यू पे है। अब फेयर वैल्यू पे हो तो इम्पेयरमेंट लॉस एनसीए की कैलकुलेशन में आ जाता है। ये आ गया एस सोल्ड अ मशीन टू पी एट अ प्रॉफिट ऑफ 2500 का प्रॉफिट उड़ाएंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट मशीन वाज इतना, पी डेप्रिसिएटेड द मशीन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल लाइफ है, तो बस 2500। और उसको जो है, और फिर उसने बताया कि इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में डाली हुई है, तो क्या करेंगे, 2500 जो है वो अदर इनकम में माइनस कर देंगे, 2500 अदर इनकम में माइनस करेंगे और 2500 डिवाइडेड बाय 5 करें, 5 साल लाइफ है तो 500 रुपये आता है। तो जाहिर है 500 रुपये की डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल में 500 रुपये की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जी जनाब अली, सवाल हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सेस लग गई, उसको माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल में से, और अदर इनकम में प्रॉफिट डाला हुआ है वहां से माइनस कर देंगे। और जब कैलकुलेशन करेंगे हम एनसीआई की, तो इसमें ये दोनों चीजें 500 भी और 2500 भी दोनों कंसिडर होंगे। चलें जनाब, और इसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं। सवाल नंबर 5 हो गया, कर लेंगे आप, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आ गया डिविडेंड का पॉइंट, आखिरी पॉइंट है ये हमारा। बाकी सारी चीजें जितनी हमने पहले डिस्कस की थी सारी दोबारा डिस्कस हो गई हैं। जी अली साहब रिक्वेस्ट करें, एनसीआई के लिए डेप्रिसिएशन ऐड होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ, सवाल नंबर 5 की एनसीआई की कैलकुलेशन कर देता हूँ। सवाल नंबर 5 में आप देखें, अली साहब कहते हैं डिविडेंड वाले पॉइंट को डिटेल में बताएं। हाँ जी, मैं अभी बड़ी लंबी डिटेल बताऊंगा इसकी, फिक्र ना करें आप। ठीक है जी, जाहिर है उतनी लंबी डिटेल ही बता सकता हूँ जितनी एसओसीआई के लिए है। एसओएफपी में समझ नहीं आई, एसओएफपी तो हम पढ़ ही नहीं रहे, अब उसकी तो बात हो ही नहीं सकती। एसओसीआई की इतनी लंबी डिटेल है, इतनी लंबी डिटेल अभी मैं बताता हूँ तो आप देखिएगा कितना टाइम लगता है। 23,700 रुपया, 23,700 लिखेंगे। 2500 का प्रॉफिट रिवर्स किया तो मनफी करते थे ना, मनफी कर दिया, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। 500 की डेप्रिसिएशन जो है वो हमने रिवर्स की तो एड बैक हो गया, सही हो गया। उसके अलावा इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल है 1200, तो 1200 की इंपेयरमेंट चार्ज कर दी। और कुछ है इसमें? बस कुछ भी नहीं है। मनफी करो, जवाब दसो की आंदा है। उनके ते 15% लावांगे तो शेयर निकल आना, बता दें जी। हाँ जी, एनसीए का शेयर चेक कर लें, और कोई चीज़ तो नहीं है।
20,500। अच्छा ये भी तो आएगा ना, ये जो 1500 है, 1500 बटा 15,000 डिवाइडेड बाय 10, ये भी तो एस का एसेट है ना, 1500 की ये डेप्रिसिएशन भी आनी है। $1500 की डेप्रिसिएशन भी, ठीक है, ये वाली डेप्रिसिएशन। अब बताएं, हाँ डेप्रिसिएशन की रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है, ओवर वैल्यूड था ना तो उसको कम किया हमने, तो ये रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है। जब रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है तो फिर ये क्या होगा, ये प्लस होगा। रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है तो वो प्लस हो जाएगा, इनकम बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये 1500 जो है ये प्लस होगा। बता दीजिए कितना आता है फाइनली। हाँ जी, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लिखा हुआ था ये वो है, और इम्पेयरमेंट भी हमने डाल दी इसी में, प्रॉफिट भी रिवर्स कर दिया, डेप्रिसिएशन भी रिवर्स कर दी, तो फाइनली आंसर क्या आया, 22,000, 22,000 आंसर आ रहा है। इसका 15% हमने उसको देना है, तो 22 का 15% लें, 2200 जमा 5 1100, 3300 रुपया। ये नहीं, 33,000 जो है वो NCI का शेयर निकल रहा है। राइट, लो जनाब, अब देखें एक बहुत लंबी एडजस्टमेंट, डिविडेंड। प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे हैं, हमने देखना है डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं। जो एसने डिविडेंड डिक्लेयर किया वो प्रॉफिट एंड लॉस में उसने कहीं लिखा कहीं, बताएं। नहीं लिखा, एस का काम खत्म हो गया। जो डिविडेंड पी को मिला उसने कहीं लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में, जो डिविडेंड पी को मिला उसने प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं लिखा हाँ है, तो इनकम नहीं हुई, अदर इनकम में लिखा। तो क्या करना है, जो डिविडेंड शेयर ऑफ डिविडेंड है, शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ पी, ठीक है, डिविडेंड शेयर ऑफ पी, इसको जरा सही तरह करके लिखते हैं ताकि जरा समझ आ जाए। शेयर ऑफ पी इन डिविडेंड ऑफ एस, ये ठीक हो गया। इसे क्या करेंगे, अदर इनकम में लिखा हुआ है तो अदर इनकम में से इसको माइनस कर देंगे। लो जनाब अली साहब, आपने पूछा था, खत्म हो गया, इतना लंबा था ये पॉइंट, इतना लंबा था पॉइंट के खत्म हो गया इतनी देर में। बस इतना सा काम करना है, और कहीं लिखा ही नहीं हुआ डिविडेंड। तो जो पी को शेयर मिला वो शेयर जो है वो अदर इनकम में से माइनस कर देना है, इतना यह काम करना है। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए आप वो लेक्चर जो है ना वो दोबारा लें और सवाल करें, हो जाएगा ठीक। वो बैलेंस शीट में जरा थोड़ी लंबी बातें थी, यहाँ पे तो एक बात है कि डिविडेंड इनकम लिखी हुई है, सही हो गया, तो उसको अदर इनकम से माइनस कर देना, इससे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में कोई काम नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आखिरी पॉइंट में कहा हुआ है कि एस ने डिविडेंड दिया कितना, 0.5 पर शेयर, 0.5 पर शेयर, और पी ने कितने शेयर खरीदे हुए, 5,000। 5,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, इसकी एडजस्टमेंट क्या बनेगी, 5,000 इंटू 0.5, ये बन गया 2500। तो यहां अदर इनकम में से 2500 माइनस कर देंगे, बस बाकी एडजस्टमेंट्स वही हैं। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7।
अच्छा जी, अली साहब ने कहा यहाँ तो हम इनकम को माइनस कर रहे हैं, लेकिन एसओएफपी में जो है हम पी की रिटेन अर्निंग में डिविडेंड को प्लस क्यों करते थे? मुझे ये बताएं, जब सेल एंड परचेज थी गुड्स की, तो हमने सेल एंड परचेज को कुछ किया बैलेंस शीट में, क्योंकि उसका बैलेंस शीट से ताल्लुक नहीं था, तो हमने कहा कि उसे उधर कुछ भी नहीं करना। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में आए तो यस, हमने सेल और परचेज को पकड़ा, हमने कहा सेल में से निकालो, परचेज में से निकाल लो। अब अदर इनकम इंटर कंपनी है, एक ने डिविडेंड दिया, दूसरे को मिल गया, तो जब हम अगेन बात कर रहे हैं इकट्ठा कर दें, हमने इकट्ठा किया तो वो इनकम बनती नहीं है, आपस में एक दूसरे आपस में अपने आप से तो नहीं इनकम होगी, तो बस इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर इनकम में लिखा हुआ उसको निकाल दिया। ठीक हुई बात? अच्छा जी, सवाल ये है कि अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ, अच्छा वो आगे आप इंतजार करें जरा, जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस इकट्ठे आएंगे वहां पे डिविडेंड आएगा तो फिर वहां बात कर लेंगे। और कह रहे हैं अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पहले इसको रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करके फिर एलिमिनेट कर दें। ठीक है, पहले उसको रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करके फिर एलिमिनेट कर दें। डिविडेंड अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो एस का तो हमने कुछ भी नहीं करना, वो रिकॉर्डिंग तो उधर होती है ना उसके रिटेन अर्निंग में जाके, तो उस यहां पे तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर एस ने नहीं की तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं करने की, क्योंकि वो तो उसने बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन अर्निंग भी बैलेंस शीट में पड़ी हैं और डिविडेंड पेबल भी बैलेंस शीट में लिखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, प्रॉफिट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए। और पी ने अगर नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, इनकम में लिख के फिर उसको निकाल देंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डेड है। अब आगे देखें सवाल, यहाँ भी लिखा हुआ है पे टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 400 रुपया, हमारी होल्डिंग कितनी 80 रुपए, तो 400 का 80% जो है वो किसको मिला, 400 का 80% जो है वो मिला पी को, तो वो कितना बनता है 320। तो जब हम ये सवाल कर रहे होंगे तो 320 यहां से माइनस कर देंगे। सवाल नंबर 7 भी हो गया। राइट, लो जी, आज का जो आपका काम होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 करना, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 6 करना, 7 करना, फिर क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 करना है, और 10 के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 करना है और फिर 9 करना है। बस इतने से सवाल है। 8 अभी कराने लगा हूँ, 9 में इश्यूज होंगे होंगे पहले बता रहा हूँ आपको, तो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ट्राई जरूर करके आइएगा। सवाल में आपको कंफ्यूजन भी होंगी, कोई बात नहीं, कल 9 सवाल करेंगे, लेकिन जब आप ट्राई करके आएंगे ना फिर उसको करने का मजा भी आएगा। लेकिन 5, 6, 7, 10, 8 इनमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ। आ जाएंगी सवाल नंबर 8 पे। जितनी अच्छी बैलेंस शीट की उतना अच्छा एसओसीआई समझ आ रहा होगा, और जितना अच्छा एसओसीआई करेंगे उतना अच्छा आगे एसोसिएट समझ आएगा, क्योंकि एसओसीआई बेस करता है एसओएफपी वाली सारी एडजस्टमेंट्स पे, वही सारी रिपीट हो रही हैं। और जब एसओएफपी और एसओसीआई दोनों अच्छे हो जाएंगे तो आगे एसोसिएट में जाके इसी का जो है वो यही काम आगे भी होना है कि क्या होगा, एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडी दी हुई है, एक एसोसिएट दी हुई है, सब्सिडी का काम वही है जो हमने किया, एसोसिएट का कुछ काम नया होगा, वो भी समझ आ जाएगा। फिर सवाल नंबर 8 में क्या मसला हुआ जी, सवाल नंबर 8 में जो है वो जून 30 2019 ईयर एंड है, और हमने जो है वो साल के दौरान एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो गई। क्या किया हमने, साल के दौरान एक्वायर किया, ड्यूरिंग द ईयर, नवंबर 1 नवंबर को एक्वायर किया। तो आप मुझे बताएं, एक्विजिशन जो कंसोलिडेशन है वो एक्विजिशन डेट से पहले होती है या उसके बाद होती है? हाँ जी, एक्विजिशन डेट से पहले होती है या उसके बाद होती है? बाद में होती है। तो हमने क्या करना होगा, ये 140,000 तो पूरा ले लेंगे सेल का, लेकिन 120,000 पूरा नहीं लेंगे, हम कहेंगे 120,000 इंटू नवंबर से लेकर जून तक 8/12, इसको 8/12 कर देंगे। तो ये जितनी भी फिगर्स हैं इन सब को 8/12 करते जाएंगे, ये सारी फिगर्स 8/12 हो जाएंगी। सबसे पहली बात,
क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद आगे मजीद बात करते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। हाँ, वो स्टडी टेस्ट की जो एग्जांपल थी, बिल्कुल वो कल जो आपको दी थी वो इसीलिए दी थी कि आप जो है ये सवाल कर सकेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका नहीं दिया था, तो ये बिल्कुल वही है। ठीक हो गया। वो पेज 103 पे शायद थी एग्जांपल, मेरा ख्याल है 103 104 जो भी था, तो बिल्कुल 102 पे ऐसे ही है। आगे बताया हुआ है कि बुक वैल्यू से उसकी 4500 हायर है, रिमेनिंग लाइफ ऑफ वैन जो है वो 3 इयर्स है। तो आप मुझे बता दें कि अप जा रहा है एसेट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अपवर्ड है, तो 4500 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये बना 1500। तो 1500 पूरा एडजस्ट करेंगे या उसको भी 8/12 कर देंगे? इसको भी 8/12 करेंगे। पूरा कैसे कर सकते हैं अल्लाह के बंदे? एक्विजिशन डेट पे 1 नवंबर को, तो टाइम बेसिस पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे, तो 8/12 करके डेप्रिसिएशन लगानी है। ठीक है, कितना बनता है? 8/12 कर दें, 1000 बनता है। तो 1000 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे कौन सा एसेट है? डिलीवरी वैन है, तो सेलिंग एक्सपेंस कितने है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इतने 1000 रुपया खर्चा पा दो। अब आगे वो बता रहा है आखिरी बात, वो कह रहा है बी हैड बीन सेलिंग गुड्स टू एस फॉर सम ईयर्स, मुख्तलिफ सालों में, काफी सालों से उसको जो है वो सेल कर रहे हैं। एवरेज सेल्स वर 1000 पर मंथ, 1000 रुपया पर मंथ सेल है। तो पूरे साल में सेल तो बनती है 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12000 रुपया। हम कितना माइनस करेंगे इंटर कंपनी सेल एंड परचेज? 12000 पूरा या सिर्फ 8 महीने का? हाँ जी, 12000 पूरा या सिर्फ 8 महीने का? सिर्फ 8 महीने का। 8000 रुपया इधर से भी माइनस। प्री एक्विजिशन तो है ही नहीं। आप देखें, प्री एक्विजिशन को तो हम एक्विजिशन में लेके ही नहीं गए, तो एस की चीजें ही वो ले रहे हैं जो आफ्टर एक्विजिशन है, जो आफ्टर एक्विजिशन है। तो 8000 माइनस करेंगे, बेशक वो पूरा साल सेल करते रहे, हमें कोई मसला नहीं। और फिर स्टॉक पे अनरियलाइज प्रॉफिट करेंगे। कौन सा स्टॉक? जो बाद वाली सेल परचेज से बचा, वो आगे बता रहा है। वो कहता है पोस्ट एक्विजिशन सेल में से गुड्स बच गई 2000 की, जिनकी कॉस्ट 2000 है और सेल वैल्यू 3000 रुपए। कितना अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ? 1000 रुपया अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो 1000 रुपया बना। ठीक है, 3000 का और 2000 रुपए का फर्क, अमाउंट ही बता दी उसने सीधी सीधी। और एस ने होल्ड किया हुआ है, बेचा पी ने, तो इसका मतलब है एनसीआई की कैलकुलेशन में इस 1000 ने नहीं आना। ये 1000 एनसीआई की कैलकुलेशन में तब आता है जब एस ने माल बेचा, और माल बेचा था पी ने। बताएं जनाब, सवाल नंबर 8 से खुलते खुलते ही हो गया। चलें, तो सवाल आपने ये भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने एंड पे करना है। पॉइंट 2 जो है वो एनसीआई में, हाँ ये पॉइंट 2 जो है वो चूंकि एस का एसेट है ना, तो ये तो एनसीआई में आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो 1000 रुपया है, ये यहाँ एनसीआई की कैलकुलेशन में डालेंगे। एनसीआई की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो इसको 8/12 करेंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट पूरा तो नहीं लेना, उसको 8/12 करना है, 8 महीने का प्रॉफिट, और फिर उसमें से 1000 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही बात हो गई, शाबाश। पॉइंट नंबर 3 रिपीट कर दें। पी ने चीजें बेची 1000 रुपये पर मंथ, तो 8 महीने की 8000 रुपये सेल परचेज बनती है। वो 8000 रुपये की सेल परचेज ये माइनस कर दी।
उसके बाद उसने कहा स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट 2000 है, सेलिंग वैल्यू जो है वो 3000 है, तो स्टॉक जाहिर है 3000 पे रिकॉर्डेड है ना, तो 1000 बंद हो गया, ये 1000 अनरियलाइज प्रॉफिट डाल दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करते हैं। हाँ ठीक हो गया। ले जनाब, फिर सवाल सारे करके आइएगा कल इंशाल्लाह, फिर देखेंगे आगे। ओके, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।